नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी खड़े वाहन से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद प्रमुख सचिव गिरी शंकर प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार ने सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। लखनऊ पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि डेमो कार के आगे अचानक कुत्ता आ गया था, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, कुछ दूरी पर खड़े वाहनों से जा टकराई। बता दें कि हादसे के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ काफिले में मौजूद थे। बड़ी खबर, कल तेलंगाना जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। भद्राचलम में बीजेपी की सभा को संबोधित करेंगे। सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय कल तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। भद्राचलम में बीजेपी की सभा को सीएम संबोधित करेंगे। रामोत्सव राजिम कुंभ के शुभारंभ के पहले धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री टंकराम वर्मा, रामविचार नेताम, विधायक अजय चंद्राकर ने भगवान राजीव लोचन के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा की। दर्शन के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ की भव्यता वापस आ गई, भगवान कांग्रेसी नेताओं को सद्बुद्धि दें। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री रामविचार नेताम ने राजिम कुंभ का नाम बदलने पर कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे। भगवान राजीव लोचन जी की कृपा से, भगवान कुलेश्वर महादेव की कृपा से, प्रभु वल्लभाचार्य जी के आशीर्वाद से एक बार फिर से राजिम कुंभ अपने पुराने वैभव और पुरानी भव्यता के साथ में छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान बनाने वाला उत्सव बने। जो हमारी कल्पना थी वो पुनः उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अयोध्या को लेकर राजनीति होती थी, टकराव होता था, राजिम कुंभ को लेकर भी पुण्य मेला और इसको राम, जबकि राम के नाम पे हो रहा है, रामोत्सव थीम है। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। तो कांग्रेसियों की मति पहले ही भगवान ने हर ली है, और इसलिए हर वो ऐसे काम का जिससे सनातन का उद्भव होता है, सनातन बढ़ता है, उसका विरोध करते हैं। राजिम को और क्या सौगात मिलेगी? कुंभ का तो बहुत भव्य आयोजन है। आने वाले समय पर ये जो राजीव लोचन भगवान का मंदिर है, ये कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। तो भव्यता को लेकर देखिए, हमेशा से 5 साल लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक सवाल उठता रहा कि पुण्य मेला का नाम बदलकर कुंभ मेला कर दिया गया, लेकिन फिर से भाजपा की सरकार आई है तो भव्यता कहीं ना कहीं लौटी है। तमाम लोग जो है भगवान राजीव लोचन का दर्शन करके निकले हैं और बार इनका यही कहना है कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। खैर, कुल मिला के राजिम कुंभ की भव्यता लौटी है और यही उम्मीद करेंगे कि पूरे भारत देश के साथ विश्व पटल पर राजिम का नाम एक बड़े पर्यटन स्थल के नाम पर उभरे और जल्द से जल्द इस क्षेत्र का विकास और लोगों को भी इसका लाभ मिले। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, ABC24 रायपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी बूथ के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए सक्रिय करने जा रही। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह रविवार को खजुराहो आ रहे हैं। शाह मेला ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्हें जीत का मंत्र देंगे। खजुराहो लोकसभा में 2293 बूथ हैं। इन सभी बूथ के कार्यकर्ता जो बूथ समिति पन्ना प्रमुख के रूप में काम करते हैं, वे सभी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। बता दें कि खजुराहो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का लोकसभा क्षेत्र है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शंखनाद के लिए आ रहे हैं। रविवार को अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के दौरे पर रहेंगे। खजुराहो में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। खजुराहो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की लोकसभा सीट है और यहां से कांग्रेस ने यह सीट जो है समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत दी है और ऐसे में बीजेपी यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। मतदाताओं से जीवन संपर्क रखने वाले बूथ के कार्यकर्ताओं को यहां पर जीत का मंत्र जो है अमित शाह देंगे और उन कार्यकर्ताओं से
ये पूछा जाएगा कि वो बूथ पर क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह वो बूथ पर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में यदि जीत का जो लक्ष्य रखा है वो 370 सीटें जीतने का रखा है और हर बूथ पर पिछले चुनाव से 370 वोट ज़्यादा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, बूथ की समिति की जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 खजुराहो। खजुराहो में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बीजेपी नेताओं ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है, जिसका सांसद शंकर लालवानी ने स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर सांसद से बातचीत की हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि आ रहेंगे, इंदौर की जनता भी रहेगी। फेसेस में कार्यक्रम जो निर्माण कार्य होगा ताकि हमारा रेलवे का जो पैसेंजरों को असुविधा भी ना हो और काम भी चलता रहे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के क्लस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा धार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति की रणनीतिक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मीटिंग के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस की हार होने के बाद से कई बड़े बड़े नेता भाजपा में आ रहे हैं, जिससे विचलित होकर कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही। पत्रकारों के प्रदेश पर भारी कर्ज के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, सभी प्रदेश में सरकारें कर्ज लेती और समय पर कर्ज चुकाया जाता है। भाजपा की सरकारें भी कर्ज ले रही, जिसका विकास उपयोग हो रहा। कांग्रेस की सरकार कर्ज लेती थी और घी पीती थी। जो हार हुई है उनकी अभी विधानसभा के चुनाव में, और जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इस बात से वो विचलित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। हिंदुस्तान में जितनी भी राज्य सरकारें सब कर्जा लेती है, पर कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। पीएम मोदी के कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप पर सख्ती में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पलटवार किया और कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 15 लाख रुपए देना जैसे बीजेपी ने वादे किए, लेकिन कुछ भी सच नहीं निकला। बीजेपी की झूठ का पुलिंदा हमारे पास है। 40% निर्माण अधूरा होने के बावजूद भी राम मंदिर का उद्घाटन करा दिया गया। रही बात परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने भी नेता हैं सबके परिवार हैं, बच्चे हैं, सब राजनीति में है। पीएम मोदी के विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को लेकर रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बड़े काम नहीं किए, अगर किए हैं तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। 5 साल पहले जो उनने वादे किए थे वो पूरे झूठों का पुलिंदा हमारे पास है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 15 लाख रुपए देना, जितने 14, 10, 15 वादे किए थे, एक भी सच नहीं निकला। अब इस सरकार को भी नरेंद्र मोदी की गारंटी बनाया है। अब पता नहीं ये सरकार क्या करती है। ये शादी की शादी जो 35,000 करोड़ की सौगात की बातें की जा रही है, छत्तीसगढ़ के जनता को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। 10 साल में आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया, इसका व्हाइट पेपर जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के रामनगर इलाके में महिला का फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि मृतका के रामनरेश कुशवाहा से अवैध संबंध थे। रामनरेश कुशवाहा की पत्नी और उसके भाई को ये पता चल गया था, जिसके बाद 22 फरवरी की शाम मनोहर ने सुनीता, सविता और ललिता कुशवाहा के साथ मिलकर महिला से न सिर्फ मारपीट की बल्कि दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी। आरोपियों ने महिला के बाल काटने के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च पाउडर भर दिया। घटना के कुछ देर बाद पीड़ित महिला ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने महिला से मारपीट और उसे खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की हत्या की गई।
इस मारपीट और प्रताड़ना के कुछ ही देर बाद मृतका ने घर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद करके और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारे द्वारा इस संपूर्ण मामले में जांच की जाकर 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 306 भारतीय दंड विधान और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है और 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। दमोह के हटा से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने है। यहाँ एक छात्रा ने टीचर पर दुष्कर्म, प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि जब वह 11वीं में पढ़ती थी तब आरोपी शिक्षक ने स्कूल में उसके साथ अश्लीलता की और बाद में अच्छे नंबर से पास कराने का प्रलोभन देकर घर ले जाकर बलात्कार किया और फोटो और वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि शादी लगने पर आरोपी ने लड़के वालों को वीडियो दिखाकर शादी तुड़वा दी। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक योगेश आर्य पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए हटा पुलिस को प्रकरण सौंप दिया। हटा थाने से एक रिपोर्ट आई है, तो आवेदन के साथ जो हटा थाने की महिला आरक्षक लेकर आई थी, तो उसमें हम बालिका से पूछताछ कर रहे हैं और फिर जैसे आगे पूछताछ में आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ 60 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनमें से 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 8 पीड़ितों को जिला अस्पताल तो वहीं एक गर्भवती महिला को ICU में भर्ती कराया गया। बता दें कि बेमेतरा के ग्राम ढंगनिया में बीते दिन नवधा रामायण हुआ, जिसमें गाँव में मेले जैसा माहौल था। ग्रामीणों ने नवधा रामायण कार्यक्रम में गुपचुप खाया, जिसके बाद अचानक से लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर लोगों का उपचार भी किया जा रहा। वहाँ मेला लगा था, नौधा वधा हो रहा था हमारे गांव में। वो सब वगैरह चाट वाट आ रहा था, जलेबी वाले बचरी आ रहा था और पूरी को खाए हैं चाट वाट वगैरह को। बहुत संख्या में मैं सुना हूँ अभी तो 60-70 लोग इससे बीमार है। गौरेला में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने 3 दुकानों में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान के सामानों को बाहर फेंक दिया। अधिकतर आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आधी रात को 9 बदमाश रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित दुकान पहुंचे और दुकान को नुकसान पहुंचा। दुकान मालिक और संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई कर ली। उमेश अग्रवाल के द्वारा पूरे परिवार के द्वारा मेरी दुकानों में ताला तोड़ा गया है और सामान अमान सब चोरी किया गया है। लगभग 1 से 40 लाख रुपए की चोरी की गई है और पूरा शटर सामान अमान सब गायब है वहाँ से। दुकान में पुरानी थी और जो ज़मीन मालिक है वो केस जीत के शासन द्वारा अपना ज़मीन में कब्जा कर लिया, मगर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा वो चीज़। भाई बार बार मेरे को भी मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहे। ये कुछ लोगों ने जो अग्रवाल परिवार से है उनके द्वारा कब्जा मतलब तोड़ फोड़ की गई है, चोरी की गई, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है जिसमें अपराध कायम किया गया। श्योपुर के पूर्व कलेक्टर संजय कुमार ने वादे के मुताबिक अनाथ बच्चों को उनका घर दिलवाया और बच्चों के खाते में उनकी पैतृक संपत्ति में से 35 लाख रुपए की FD बच्चों को भी दिलाए। यह पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में तब आया जब बच्चों ने नाना नानी बच्चों के साथ आवेदन लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और बताया कि बेटी दामाद की मृत्यु हो चुकी है। 3 उनके बच्चे हैं। बेटी दामाद की मृत्यु के बाद पूरी पैतृक संपत्ति चाचा रवि गौड़ ने अपने कब्जे में कर ली। कलेक्टर ने यह बात सुनते ही जन सुनवाई के दौरान ही चाचा को फ़ोन कॉल लगाकर समझाइश दी और बच्चे के चाचा को बुलाकर बेची गई संपत्ति में से 35 लाख रुपए बच्चों के खातों में डलवाए। आज उन्हीं बच्चों को केशव नगर स्थित 3 मंजिला मकान को चाचा के कब्जे से हटाकर मकान का विधिवत पूजन कराकर प्रवेश कराया गया। कलेक्टर के इस कार्रवाई की सराहना आम नागरिकों में चर्चा का विषय बनी है। साथ ही तीनों मासूम बच्चों को उनका हक मिलने पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। के द्वारा ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लेके इस मकान को बच्चों को दिलवाया। दोनों बच्चों को 35 लाख की FDR करवाई है बच्चों के नाम, तो उन बच्चों का जीवन यापन से होगा। देना चाहेंगे कलेक्टर साहब को? बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। खुश हो आप इस पूरे करने में? बहुत खुश है हम तो। कलेक्टर साहब ने क्या कहा और आपसे? अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना लिखना और खुश रहना। उसमें इनके चाचा का हक त्याग कराया, इनकी बुआ 2 थी उनका हक त्याग कराया और फलस्वरूप ये मकान अब बच्चों का है। तो मैं समझता हूँ उनके जीवन में एक बड़ा काम हुआ है और यहाँ से आगे उनका जीवन संवर जाएगा। सक्ती के आमदरहा गांव में करीब 80 आदिवासी परिवारों का हुक्का पानी बंद होने से उनका जीना मुहाल हो गया। दरअसल कंवर खालसा समाज ने गांव के करीब 80 परिवारों का बहिष्कार कर दिया। पीड़ितों से समाज के दूसरे लोग
यहाँ तक कि समाज के ही रिश्तेदार उनसे संबंध नहीं रखते, जिससे पीड़ितों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले प्रोफेसर भुवनेश्वर कंवर के अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, जिससे गुस्साए प्रोफेसर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए समाज के पदाधिकारियों के जरिए 80 परिवारों को समाज से बहिष्कृत करवा दिया। पुलिस अधीक्षक मामले की जाँच की बात कह रहे हैं। जब तुमने हमारा 23 लाख रुपया नहीं दिया तब तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे गांव में जवान शादी करे के लिए बढ़िया लड़का हवे, एमन के हमके शादी ला रुकावट कर दे हैं और कम से कम आज हमारे धर्म में 10 से 8 आदमी खत्म हो गई और नहावन धुआन में हमारा आए नहीं देते थे। सब चीज परेशान है। समाज के कंवर समाज के पदाधिकारी लोग आने जाने में जो समस्या हो रही है, हमारे गाँव में बेटी बेटा है उसकी शादी में भी बहुत समस्या हो रही है। 3 साल हो गया, लड़की लड़का भी बाढ़ गए हैं। इसी की वजह से हम लोग समाज में मिलने गए थे ना। लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें हम लोग सहयोग नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे। धमतरी में एक पुलिसकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। पुलिसकर्मी ने सड़क पर मिले गहनों से भरे बैग को कोतवाली थाने में लाकर सही सलामत जमा करवाया। दरअसल यातायात विभाग में पदस्थ आरक्षक तरुण साहू अंबेडकर चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर रास्ते में पड़े एक पर्स पर पड़ी, जिसे खोलकर देखा तो अंदर सोने चांदी के गहने थे। इसके बाद आरक्षक ने आसपास उसके मालिकों की तलाश की, लेकिन मालिक नहीं मिलने पर बैग को कोतवाली थाने में जमा करा दिया। अब आरक्षक की ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। मैं अंबेडकर चौक में ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पास मुझे एक छोटा सा पर्स मिला, जिसको खोल के देखने पे वहाँ पर चांदी के आभूषण थे। वहाँ कांकेर कह के उस पर्स में लिखा हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर तक मैं पता किया कि किसका पर्स है। पता नहीं चलने पर कोतवाली थाना आया और उसको जमा कर दिया। चांदी का पायजेब और करघन है और सोना जैसे माला है, लेकिन स्पष्ट पता नहीं है कि सोने का है कि बाजारू। अभी क्लियर नहीं है किसका है। दतिया जिले के पिपरवा गांव में 7 साल का बच्चा खेलते समय नहर में बह गया। परिजनों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, लेकिन रेस्क्यू टीम की देरी से आने पर परिजन भड़क गए। ग्रामीणों के साथ सेवड़ा इंदरगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश कर रही। बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। पान नदी में प्रेशर बहुत था, फुल पीक पे नदी नहर चल रही थी। जाम खुलवाया और प्रशासन की पूरी टीम, सारे गोताखोर हमारे जिले के लगे हुए हैं। कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने मुरैना से और ग्वालियर से भी गोताखोर बुलवाए हैं। बहुत जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी। बीजेपी ने भले अपने गुना से अपने लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान न किया हो, लेकिन पार्टी में फिलहाल विकास कार्यों का उद्घाटन का श्रेय लेने की होड़ मच गई। जिले के कर्नलगंज पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत 23 नवंबर 2023 को हुई, लेकिन 3 महीने तक इसका फीता काटने और उद्घाटन करने को लेकर असमंजस की स्थिति रही। 3 महीने के अंतराल में इस दफ्तर में 700 से अधिक पासपोर्ट भी बन चुके हैं। जनता के लिए इसे बड़ी सौगात माना जा रहा। कई दफा पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का नाम सामने आया, तो कभी बीजेपी के किसी बड़े नेता का इंतजार होता रहा। इस बीच गुना लोकसभा सीट से सांसद केपी यादव अचानक कर्नलगंज पोस्ट ऑफिस पहुंचे और उन्हें पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया। पोस्ट ऑफिस के अफसरों का कहना है कि केपी यादव निरीक्षण के लिए यहां पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया। विधिवत सूचना होती तो डाक विभाग के अफसर यहां मौजूद होते और उद्घाटन के लिए विधिवत तैयारियां की जाती। के जानकारी मिली करीब 700 लोगों के पासपोर्ट बन चुके हैं का काम चल रहा है और ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो छोटे छोटे काम के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, कम से कम वो यहीं अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो तुरंत कर लेता है। और पासपोर्ट लोगों के बने हैं तो निश्चित ही आप उन लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए ये बड़ी चीज़ है। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पेपर कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए रवाना किया गया, जो फिलहाल निकटतम थाने में जमा रहेंगे और परीक्षा के दिन इन प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं महासमुंद में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को गोपनीय परीक्षा केंद्र बनाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से और 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से निर्धारित की गई है।
प्रतिदिन सुरक्षा की व्यवस्था में निकाला जाएगा। और 10वीं बोर्ड में हमारे यहाँ 12,910 हैं छात्र छात्राएँ और 12वीं में 10,020 छात्र छात्राएँ हैं जो इसमें सम्मिलित होंगे बोर्ड परीक्षा में। 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 114 केंद्राध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं और 10वीं में हमारे पास 14,237 परीक्षार्थी और हायर सेकेंडरी में है 10,467। इस प्रकार 24,700 परीक्षार्थी इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के रायपुर चैप्टर ने विकसित भारत @2047 भारत का समृद्ध इतिहास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। साइंस कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के रायपुर विभाग संचालक धीरेन्द्र नशीने और मुख्य वक्ता के रूप में एफएनएस के राष्ट्रीय महासचिव गोलक बिहारी राय मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने भारत के इतिहास की उपलब्धि और आने वाले समय में भारत के सामने चुनौतियों पर प्रकाश डाला। साथ ही 2047 में भारत की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। कार्यक्रम में साइंस कॉलेज के अलावा अन्य महाविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। कि विकसित भारत, दिव्य भारत, उस भारत की दिव्यता जिसकी दुनिया पूजा करती है, हम उसको दुनिया में किस तरह से पुनर्स्थापित करें, इसकी एक युवाओं के बीच में व्यापक चर्चा हो, इस नाते इस कार्यक्रम का आयोजन था। युवाओं के बीच में हमने समृद्ध भारत जो रहा है इतिहास, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है वो समृद्धशाली रहा है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हाँ इतने मजबूत भारत था हमारा। अगर मोहनजोदड़ो से इतिहास लें तो वो एक उस समय में पक्की ईंटें और पक्की नालियाँ बनती थी। छत्तीसगढ़ में खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे अब खेल संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को बिना देरी किए पुरस्कारों की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वो बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बता दें कि राज्य में आखिरी बार 2019 में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। उसके बाद खेल अलंकरण समारोह नहीं हो सके। पिछले 4 सालों से पुरस्कार नहीं दिए गए। ये बहुत ही मैं छत्तीसगढ़ की नई सरकार को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने खिलाड़ियों की सूद ली है। माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ माननीय खेल मंत्री और सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये चारों वर्षों के पुरस्कार एक ही आयोजन में तुरंत कर दे। कोई समारोह बड़ा करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको अलंकृत करना बहुत अति आवश्यक है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद शनिवार को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यूपी के परिवहन मंत्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा। संबंध को और मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं मंत्री नारायण सिंह अपनी पत्नी के साथ रामलला का दर्शन कर सड़क मार्ग से नेपाल के लिए रवाना हुए। धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में अयोध्या और जनकपुर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और काशी और पशुपतिनाथ, विश्वनाथ बाबा और पशुपतिनाथ के बीच का संबंध हम धार्मिक पर्यटन भी हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नई सौगात देने जा रहा है। अयोध्या में अब डबल डेकर बसों का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पूरे देश और दुनिया से दर्शनार्थी अयोध्या आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में 250 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही डबल डेकर बसें शुरू की जाएंगी। अयोध्या में हम डबल डेकर बसें भी अब चलाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें जो अभी तक केवल शहर में चलती हैं, अब जो है अयोध्या को गोरखपुर से, अयोध्या को लखनऊ से, अयोध्या को काशी से, अयोध्या को प्रयाग से भी जोड़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसों से। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद फरांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वीएचपी देश के 1 लाख स्थानों पर संगठन का विस्तार करेगी और जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, गुपचुप तरीके से ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों से निपटने के लिए प्लानिंग बनाई जाएगी। साथ ही कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए निर्वासित हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समाज के लोगों को भारत की नागरिकता दिलाने का समर्थन करेंगे। वीएचपी के अनुसांगिक संगठन बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के प्रशिक्षण वर्गों का भी आयोजन होगा। इतना नहीं, पांडे ने पश्चिम बंगाल सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
महिलाओं के ऊपर इतने बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहे तो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि ऐसे भी जिहादी तत्व है, इनकी गिरफ्तारी होकर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इस देश में महिलाओं का बहुत आदर किया जाता है, इस तरह की राक्षसी वृत्ति यह मान्य नहीं हो सकती है। शनिवार को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। नर्मदापुरम के सिटानी घाट के साथ अन्य सभी घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्नान दान के साथ ही श्रद्धालु धार्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। माघी पूर्णिमा का पर्व विशेष महत्व होता है। इस दिन मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य में संत शिरोमणि स्वामी रामजी बाबा की जयंती मनाई जाती है। इस पर्व के साथ नर्मदापुरम में भी रामजी बाबा मेले की शुरुआत होगी। आज माघ पूर्णिमा है, मैं नर्मदा स्नान के लिए आई और हर पूर्णिमा पे आ रही हूँ। मैंने अभी 3 महीने पहले नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करी है और तब से पूरी जिंदगी बदल गई है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो एक बार ऐसा करके देखे ना तो उनका अपने आप विश्वास बन जाए। आज के दिन जो है माघ पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में जो आती है, उसमें रविदास जयंती मनाई जाती है और राम जी बाबा जो हमारे नर्मदापुरम में विराजमान है, उनका आज के दिन बड़ा ही महत्व दिया गया। आज के दिन राम जी बाबा पर जो है निशान चढ़ता है और बड़ा ही मेला लगता है राम जी बाबा का। ऐसा है कि जो लोग आते हैं तो सबकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये जीवित समाधि है बाबा की। बाबा साक्षात वो तो भगवान में लीन हो गए हैं, तो भगवान रूपी है गुरु महाराज। नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में युवा बाघ और बाइसन के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ कैसे बाइसन का शिकार करने के लिए मशक्कत कर रहा है। वहीं बाइसन भी बाघ से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे। इस वीडियो को एसटीआर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बाघ जान लेने और बाइसन जान बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये वीडियो बताया जा रहा है। बाघ और बाइसन के बीच संघर्ष का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। तस्वीरें आप देखिए, बाघ जान लेने और बाइसन जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।